अस्सलाम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सर तीसरा दिन है ईद का और उम्मीद है कि आप सब लोगों की ईद बेहतरीन गुजरी होगी अलॉन्ग विद सम लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे। खैर सर, आज हम अपने एथिकल मैटर्स के अंदर यानी कोड ऑफ एथिक्स के अंदर एक पास पेपर देख लेते हैं। सही है जी। जो क्या आया था हमारा सर स्प्रिंग 2021 में 12 नंबर का। आपको मैं इसकी वो एक सीक्वेंस बता देता हूँ कि भाई सवाल पूछा कैसे जाता है। वो एक सिचुएशन देता है और बोलता ही है कि इस सिचुएशन में बताओ थ्रेड क्या है और उस थ्रेड की सिग्निफिकेंस क्या है और उसके ऊपर सेफगार्ड्स क्या है। और हमने आई थिंक जितने भी केसेस किए हैं उसमें हमने यही देखा कि थ्रेड जो है वो किस नौयत का है, यानी इस सिचुएशन में क्या थ्रेड आता है, यानी क्या वो सेल्फ रिव्यू है, सेल्फ इंटरेस्ट है, इंटिमिडेशन है, एडवोकेसी है, ये सारी चीज़ें। और फिर वो कहता है कि वंस यू हैव आइडेंटिफाइड थ्रेट आप उसकी सिग्निफिकेंस पे बात करें कि सिग्निफिकेंस किन चीज़ों पे बेस करती है और आया कि उस पर सेफगार्ड लगा के हम क्या उसको रिड्यूस या एलिमिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज देखते हैं और मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि आप जब ये सवाल रीड करेंगे तो आपको खुद ही पिक होगा कि हमने कौन कौन से केसेस कहाँ कहाँ कवर किए। आ जाए जी। मैंने कहा यू आर द एथिक्स एंड क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर इन एन ऑडिट फर्म नेमली एचएमबी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। यानी भाई आपको उसने क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर बना दिया। दैट मींस कि यू नीड टू अश्योर क्वालिटी एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट आपने एथिकली काम किया, आपकी फर्म एथिकली काम कर रही हो। क्या ये रहा है कि ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ऑडिट ऑफ फैंटम लिमिटेड। सही है जी। ही हैज स्टार्टेड द प्लानिंग फॉर एफएल एंड केम अक्रॉस द फॉलोइंग मैटर्स। यानी उस क्लाइंट के ऊपर जिस पे एक मैनेजर है वो फैंटम लिमिटेड का ऑडिट कर रहा है और उसने प्लानिंग स्टार्ट की है और प्लानिंग स्टार्ट करने के बाद उसको कुछ ये चीजें पता लगी हैं जो वो आपको बता रहा है। सही है जी। जिस पे आपकी गाइडेंस चाहिए बीइंग क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। अब यूं समझिए कि जैसे लेट्स से अगर मैं अपनी फर्म में मैनेजर हूं और मैं ऑडिट एंगेजमेंट्स करता हूं तो एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर होगा जिससे मैं हो सकता है उसकी राय लूं क्योंकि वो एक्सपर्ट है क्वालिटी कंट्रोल का, इंडिपेंडेंस का। सही है जी। आगे सबसे पहली चीज वो कहता है फिजा वॉज प्लान टू बी द एंगेजमेंट सुपरवाइजर ऑफ द ऑडिट ऑफ एफएल। यानी जो फिजा मैडम है वो इस एंगेजमेंट के ऊपर सुपरवाइजर लाई जा रही थी एफएल के ऊपर। फिर रिपीट कर रहा हूं, एफएल के ऊपर। शी हैज रिसीव्ड एन एम्प्लॉयमेंट ऑफर। ऐसी बात है उसकी आर्टिकल्स कंप्लीट होने पे होगी या वो क्वालिफाई हो चुकी होगी, व्हाट्सएवर कुछ भी केस हो सकता है। उसको सामने से ऑफर है, सामने से मतलब क्लाइंट से। तो कैसे क्या मैं कह सकता हूँ ये वो वाला केस है, यहाँ का बंदा वहां जा रहा है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट का केस है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट का। तो सर हाउएवर शी इज कंसिडरिंग नॉट टू एक्सेप्ट द एफएल्स एम्प्लॉयमेंट ऑफर। यानी वो कंसिडर कर रही है कि वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। सर आप ये भी तो जाने ना कि इसकी सिग्निफिकेंस किस पे बेस करती है। पहले तो ये बताओ क्या मैं कह सकता हूँ कि इससे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड क्रिएट होता है टूवर्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। मैं ऑब्जेक्टिवली काम नहीं करूंगा, मैं इंटेग्रिटी के साथ काम नहीं करूंगा अगर ये मैंने एम्प्लॉयमेंट ऑफर को रिजेक्ट नहीं किया। बात क्लियर है। आगे सर अभी देखते हैं कि करके केसेस से पहला केस है दूसरा। एफएल इज द मेन स्पॉन्सर, एफएल इज द मेन स्पॉन्सर ऑफ ऑनगोइंग क्रिकेट इवेंट। यानी जो फैंडम लिमिटेड जिसका हम ऑडिट करने गए हैं वो एक जैसा एचबीएल है ना, एचबीएल पीएसएल का स्पॉन्सर है। सही है जी। तो सेम इज द केस विद एफएल, वो एक ऑनगोइंग क्रिकेट टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रहा है। अच्छा फिर वो कहता ही है कि बीइंग द मेन स्पॉन्सर एफएल को सम एंट्री पासेस मिले हैं वीआईपी इंक्लोजर के, वीआईपी इंक्लोजर के जहां पे सेलिब्रिटीज वगैरह बैठते हैं। अच्छा भाई फाइनल मैच है वो भी, और वो पासेस वीआईपी इंक्लोजर के ऑफर किए गए हैं किसको, ऑडिट टीम मेंबर्स को। आपको नहीं लगता कि वो जो गरीब जाते हैं यहाँ से नक्के जाते हैं हमारे, वो फिसल जाएंगे इन चीजों को देख के। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ उस पर सेल्फ इंटरेस्ट सेट आएगा टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिविटी, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिविटी सर, क्योंकि आप एथिकली काम नहीं करेंगे तो सर दिस विल डेफिनेटली क्रिएट अ सेल्फ इंटरेस्ट सेट। आगे मैंने कहा सर योर फर्म इज अंडर रेनोवेशन प्रोसेस। यानी आपकी फर्म जो है वो रेनोवेशन करवा रही है और वो प्रोक्योर कर रही है 2 सेंट्रली एयर कंडीशनिंग सिस्टम टेंडरिंग प्रोसेस के जरिए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, टेंडरिंग प्रोसेस यानी ये मतलब वैलिड प्रोसेस होता है। सही है जी। आगे your firm has received quotation from various vendors including FL. The total expenditure for purchase installation of 2 central air conditioning are expected to be rupees 50 million। देखो वो कहता है ये कि अगर अगर जो बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज किसी एक वेंडर से सिग्निफिकेंट हो जाता है तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ थ्रेट। सही जी। क्यों? क्योंकि आपका अपना काम फंस जाएगा। अगर वो एसी का काम रोक देगा तो आप जाहिर सी बात है इंक्लाइन हो जाएंगे उसकी तरफ, क्योंकि कोई भी फड्डे में नहीं पड़ना चाहता। पर एक सेफ गार्ड भी था कि अगर टेंडरिंग प्रोसेस के जरिए जा रहे हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। एक एक करके देखते हैं इसको। मैंने कहा सर चौथा केस आ रहा है
एफएल हैज ऑफर्ड योर फर्म दैट द फी फॉर टैक्सेशन सर्विसेज, यानी हमारी फर्म टैक्सेशन सर्विसेज भी दे रही है इस साल, मे बी बेस्ड ऑन अ परसेंटेज ऑफ टैक्स सेव्ड। यानी फॉर एग्जांपल भाई ईवाई है, ईवाई का एक एश्योरेंस डिपार्टमेंट है, ईवाई का एक टैक्स डिपार्टमेंट है, और टैक्स सर्विसेज जो ईवाई का ही डिपार्टमेंट इस क्लाइंट को दे रहा है, उसका पार्टनर अलग है, उसकी टीम अलग है, जो टैक्सेशन सर्विसेज क्लाइंट को दी जा रही हैं, उस टैक्सेशन सर्विस के लिए फीस जो डिपेंड कर रही है, फीस डिपेंड कर रही है कंटिजेंट है किस पे सर, परसेंटेज ऑफ टैक्स सेव पे। क्या मैंने आपको बताया था ये अलाउड नहीं है? डेफिनेटली सर ये अलाउड नहीं है, आप कंटिजेंट फीस नहीं रख सकते। फीस जो अलाउड है वो दो ही है सर, एक फिक्स फी हो गई और आर्ली बेसिस पे हो गई, दैट्स इट। सही जी। अच्छा भाई, रिक्वायर्ड क्या है? आइडेंटिफाई करें थ्रेड्स विच में अराइज, जो हो सकते हैं यहाँ पर, जो इससे क्रिएट हो सकते हैं सिचुएशन से। इवेल्युएट करें सिग्निफिकेंस, ये बात कही थी कि इवेल्युएट करें कि कितना सिग्निफिकेंट है वो। ऑल्सो रिकमेंड करें कोर्स ऑफ एक्शन, यानी वो सेफगार्ड्स की बात करें कि क्या मैं एक्शंस लूं जिससे ये मेरे थ्रेट्स या तो रिड्यूस हो जाएं या तो एलिमिनेट हो जाएं। सही है जी। अच्छा भाई, हमने कहा था सोल्यूशन में सबसे पहला केस देखते हैं फिजाबाजी का, और फिजाबाजी ये कह रही थी कि अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, हमने क्या कहा, देखो सिचुएशन से पिक करना है, अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड विल बी क्रिएटेड व्हेन अ मेंबर ऑफ, देखो आपने क्या किया, उसी केस को रिप्रोड्यूस किया। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड विल बी क्रिएटेड व्हेन अ मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम में ज्वाइन द ऑडिट क्लाइंट इन नियर फ्यूचर, इन यहाँ का वहां बंदा जाएगा तो उससे क्या क्रिएट होता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। यानी इसको यूं भी लिख सकते थे कि भाई फिजा हैज रिसीव्ड एन एम्प्लॉयमेंट ऑफर फ्रॉम द एफएल, दिस विल क्रिएट अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, यूं भी लिख सकते हो। सिचुएशन पिक करो और उसको बताओ कि भाई इसमें कौन सा थ्रेट है। चलें जी आगे। एज अ डिसीजन मेकिंग एंड ऑब्जेक्टिविटी में बी इम्पेयर्ड, देखो मैंने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इम्पेयर हो रहा है, मे बी इम्पेयर्ड ड्यू टू द पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट। अच्छा भाई आगे कहता है कि भाई इट नीड्स टू बी इंश्योर्ड दैट द रिफ्यूजल हैव बीन फॉर्मली कम्युनिकेटेड, वो कह रहा है कि भाई ये मेक श्योर करना है कि रिफ्यूजल जो है फॉर्मली कम्युनिकेट कर दिया गया हो टू द ऑडिट मैनेजर बिफोर प्लानिंग हर इन द ऑडिट टीम, यानी मैं अगर उसको अपनी टीम में लेकर आ रहा हूं तो वो मुझे आके क्लियरली बता दे और क्लाइंट को बता दे कि भाई मैंने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना। और अगर ये श्योरिटी आ जाती है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो कोई थ्रेट नहीं होगा, वो इस काम को कर सकती है, इस एंगेजमेंट को परफॉर्म एज अ सुपरवाइजर लेके जा सकती है। बात क्लियर है? पर व्हाट if it can't be assured कि भाई फिजा will not accept the employment, then she should not be made part of the audit team, यानी फिर उसको ऑडिट टीम का पार्ट बनाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि जो फिर सेल्फ इंटरेस्ट शेड होगा वो इतना सिग्निफिकेंट होगा, जो फिजाबाजी है वो हर चीज को लेट गो कर देंगी, वो दिखती हुई अपेरेंट चीज को भी इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, इम्पेयर हो जाएगी। अच्छा सर, इसके बाद दूसरा केस था, दूसरे केस के अंदर सर एफएल मेन स्पॉन्सर था। तो सर जब एफएल जो मेन स्पॉन्सर है तो क्या नहीं, ये आप नहीं समझते कि गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी रहता है? सही जी, आगे देखिएगा सर, एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम एन ऑडिट क्लाइंट में क्रिएट अ सेल्फ इंटरेस्ट एंड फैमिलियरिटी थ्रेड। याद करें वही वाली चीजें, सिचुएशन बताओ, थ्रेड बताओ। अच्छा, फिर ऑब्जेक्टिविटी बताओ कि भाई कौन सा प्रिंसिपल हिट हो रहा है। सर दैट ऑडिट टीम्स ऑब्जेक्टिविटी मे बी कॉम्प्रोमाइज एंड दे वुड बी टू एक्सेप्टिंग टू द क्लाइंट्स ऑडिट व्यू if they are treated with gifts of considerable value। मैंने क्या सिखाया था आपको कि भाई अगर हम सामने वाले के गिफ्ट्स एक्सेप्ट करेंगे तो वी विल बी टू सिंपैथेटिक टू देयर व्यूज, हम उनके एक्सेप्ट कर लेंगे उनके व्यूज को विदाउट चैलेंजिंग देम। तो आपने तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ काम करना होता है। अगर 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 मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने गिफ्ट ले लिया और वो कंसिडरेट वैल्यू के हुए, कंसिडरेबल वैल्यू के हुए, तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी सीधी सीधी क्या हो जाएगी, इंपेयर हो जाएगी। अच्छा भाई, इंटिमिडेशन साइड भी आ सकता है, मैंने आपको सिखाया था कि सामने वाला धमकाएगा, सामने वाला धमकाएगा और सर धमका के आपको ये कहेगा कि मैं देखो पब्लिक में बता दूंगा कि तुमने मुझसे गिफ्ट एक्सेप्ट किया था। बात क्लियर है? अच्छा सर, इवन दो द टिकट वुड नॉट हैव एनी डायरेक्ट कॉस्ट टू द ऑडिट क्लाइंट, यानी देखो ये भी बयान किया सवाल के अंदर कि इवन दो जो टिकट है वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं आ रही क्लाइंट को, वो तो स्पॉन्सर था, उसको ऐसी वीआईपी इंक्लूजर के टिकट मिल गए, बट दे आर स्टिल ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू टू द ऑडिट टीम, यानी ऑडिट टीम के जो सिग्निफिकेंट वैल्यू किया ना, क्योंकि कौन वैसे कौन जाएगा वीआईपी इंक्लूजर के टिकट लेकर आगे। Therefore, the audit team should not accept the ticket for the VIP inclusion of the final match, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था, एक्सेप्टेंस सिर्फ कब होती है गिफ्ट्स की, जब वो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू की हो। बात क्लियर है? अच्छा सर, अब आते हैं हम तीसरे केस के ऊपर। आपकी फर्म रेनोवेशन प्रोसेस के अंदर है, सही है जी, ये है बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एन ऑडिट क्लाइंट बाय द फर्म डज नॉट क्रिएट जनरली एट साइड, यानी भाई हमने ये सीखा था कि ये जो बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम क्लाइंट है वुड जनरली नॉट क्रिएट एट साइड, ये मैंने वहां भी लिखी हुई थी, मैंने कहा था मैं लिख के इसलिए लाया हूं, कोई पर्पस है। अच्छा जी,
इंडिपेंडेंस पे कुछ सेट नहीं आता इफ द ट्रांजैक्शन इज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड एट आर्म्स लेंथ। ये भी बताया था कि अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो आर्म्स लेंथ के ऊपर तो कोई पंगे वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, सिंस द एक्सपेक्टेड ट्रांजैक्शन इज ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू 50 मिलियन की, सेल्फ इंटरेस्टेड मे बी क्रिएटेड, क्योंकि सिग्निफिकेंट वैल्यू है। अच्छा भाई, फर्म शुड इंश्योर दैट नो अनड्यू फेवर्स आर एक्सेप्टेड एंड दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉर्डेड आफ्टर प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस। ये वही सेफगार्ड है कि फर्म इंश्योर करेगी कि कोई अनड्यू फेवर्स नहीं लेगी, कोई डिस्काउंट्स नहीं लेगी, और पूरा टेंडरिंग प्रोसेस प्रॉपर चलेगा, एवेल्यूशन होगी क्वालिटी के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से, सब चीजें कर करा के फिर ये उसको आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे। अगर तो वो जुमरे में आ जाता है तो कोई थ्रेट नहीं है। सही है जी। अच्छा भाई, अब सर इसके बाद आता है हमारे पास कि भाई टैक्सेशन सर्विसेज यानी कंटिजेंट फीस का कॉन्सेप्ट। सर वो कहता ये है कि भाई एग्रीइंग टू एक्सेप्ट द टैक्सेशन वर्क ऑन द परसेंटेज ऑफ टैक्स सेव्ड इज एसेंशियली एक्सेप्टिंग अ कंटिजेंट फीस दैट इज नॉट अलाउड। आगे लिखता है भाई दिस वुड क्रिएट अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड एज देयर विल बी अ प्रेशर, हम पे प्रेशर होगा टू गेन द हाईएस्ट टैक्स सेविंग, यानी क्योंकि जाहिर सी बात है मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम टैक्स सेव कराऊंगा और मैं टैक्स एविजन के जुमरे में भी आ जाऊंगा और फिर मैं अपना प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर भी तो कॉम्प्रोमाइज करूंगा, क्योंकि आई विल कमिट अ एक्ट जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं करना चाहिए, वरना उसका प्रोफेशन डिसक्रेडिट हो जाएगा, डिसरेप्यूट हो जाएगा। सही है जी। आगे, एंड दिस कुड टेम्प्ट द ऑडिट फर्म टू सजेस्ट द इनएप्रोप्रिएट टैक्स एडवाइस, जो कि अलाउड नहीं है। अ थ्रेट क्रिएटेड विल बी सो सिग्निफिकेंट, यानी ये इस मामले के अंदर थ्रेट इतना सिग्निफिकेंट हो जाएगा कि आप उसको रिड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका अपना पर्सनल मफाद उसके साथ अटैच हो जाएगा। कोई तीसरा बंदा भी देखेगा, चार लोग देखेंगे तो वो चार लोग भी यही कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर तुमने कंटिजेंट फीस एक्सेप्ट की हो तुमने तमीज से काम किया हो, क्योंकि अपना पर्सनल मफाद उससे अटैच हो जाता है। अच्छा जी, लेवल सही है जी। देयरफॉर द फीस मस्ट बी बेस्ड ऑन द टाइम एंड द एक्सपीरियंस फॉर द जॉब, नॉट द कंटिजेंट फीस। यानी सर वो कह रहा है कि भाई फी जो होती है फिक्स फी होती है, टाइम बेस्ड होती है। सही है जी। और वो कंटिजेंट फीस अलाउड नहीं है। तो आई होप सर आप अगर इस सवाल में देखें हैं तो आपको कोई ऐसी चीज नहीं है जो न्यू लगे। बात समझ आती है तो द मोर वी विल प्रैक्टिस द मोर वी विल परफेक्ट। सही है जी। जज़ाकल्लाह।